नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। कई दिवसों से आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से प्रश्नों को दे रहा था, लेकिन कुछ समय से नहीं दे पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल समस्याएं बरसात होने के कारण हो रही हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी कक्षाओं में हमें बाधा उत्पन्न हो रही है। समय पर जो कक्षाएं देने की संभावना है उनमें समस्याएं आ रही हैं। आपके लिए यह परिवार आपका अपना परिवार है और आपके सहयोग के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। चलिए दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों को मैं अपने तरीके से बताऊंगा। उन प्रश्नों के उत्तर जवाब आपको देना है, और यदि आप उत्तर देते हैं सही, जितने कि मैंने 28 या 27 प्रश्न लिए हैं, उनमें से आप कम से कम 20, 22, 23 तक लाते हैं, तो अगली क्लास में, जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं, आप लोगों के नाम लूँगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि उतर गई लोई सी। उतर गई आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसलिए इस टेक्नोलॉजी के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि जिससे कि आप लोगों को प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाऊं, और जैसे मेरे बोलने का तरीका या बताने का तरीका जो मैं समझाना चाहता हूं वह आपको समझ में आए। जैसा कि आपका जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है उतर गई लोई सी। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई का अर्थ, यह एक लोकोक्ति है। इसमें कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है बदनाम को बुराई से कभी डर नहीं लगता, नंगे व्यक्ति से सभी डरते हैं, निर्लज्ज व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता, लोई उतार कर कोई क्या कर सकता है। आपको जवाब देना है, तो दोस्तों आपको मेरे पहले जवाब दे देना है। आपको बता दूं, इसका जो जवाब है वह है बदनाम को बुराई से कभी डर नहीं लगता। यानी कोई बदनाम होगी वस्तु या इंसान तो उसको डर नहीं लगेगा। जिसकी उतर गई लोई, यानी कि उसकी उतर गई है जब लोई, तो उस क्या करेगा कोई, यानी कि जो एक किस्म से कहा जाए कि बदनाम जो इंसान होगा उसको बुराई से कभी डर नहीं लगेगा। वो बुरा करे या अच्छा करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब देखिए, हमारा उत्तर भी वही है, बदनाम को बुराई से डर नहीं लगता। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तरह की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तरह की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, भोजन सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं, सब लगभग एक से, या साथियों में गुण और दोष नहीं ढूंढना चाहिए, एक परिवार के सभी सदस्य एक जैसे होते हैं। दोस्तों आप लोगों को जवाब देना है भैया बहनों, इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न कुछ लेके आया हूं जिसमें आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। हिंदी के प्रश्न हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं और आते भी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के, चाहे वह बुंदेलखंड में हिंदी भाषा का पेपर हो उसमें भी पूछा जाता है यह प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए ऐसे ही मटेरियल आपको उपलब्ध कराऊंगा जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके ज्ञान का उत्तरोत्तर आपको उन्नति कराऊंगा। चलिए दोस्तों, इसका जो एक तरह की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का अर्थ है कि साथियों में गुण दोष नहीं ढूंढना चाहिए। यानी अगर साथी आप ढूंढ रहे हैं, आपका साथी है, तो आप अपने साथी का गुण दोष ना ढूंढें, उस साथी में गुण दोष नहीं। क्या छोटी क्या मोटी, सारे दोस्त हमारे समान हैं, सभी दोस्त। तो इसका जो उत्तर है वह सी पार्ट इसका उत्तर सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समय आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेने से एक समस्या सॉल्व हो जाएगी कि आपको प्रश्नों को लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, और फिर बाद में आप नोट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप खाना बनाते समय या कोई भी कार्य करते समय, भैया बहन कहीं जगह पर काम करते हैं तो वह भी काम अपने इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। मेरा अगला प्रश्न आता है आपकी, देखिए, साथियों में गुण दोष नहीं ढूंढना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बीजक में
बीजक में या बीजक किसकी रचना है यह पूछा गया। थोड़ा प्रश्न लगता गलत हो गया है। बीजक किसकी रचना है यह संग्रहित, बीजक में किसकी रचना है संग्रहित हैं, बीजक में किसकी रचना संग्रहित हैं यह पूछा गया है। किसकी रचना बीजक में संग्रहित हैं, तो दादू की या रैदास की या कबीरदास जी की या नानक की। तो आपको बताना है कि बीजक में किसकी रचना संग्रहित हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वह आपको बता दूं बीजक जो है वह कबीरदास जी के ऊपर बनाया गया हुआ ग्रंथ है, या हमारा जो एक रचनाएं हैं उसमें उसी में संग्रहित हैं। तो कबीरदास जी का यह ग्रंथ कहा जा सकता है। उसमें कबीरदास जी द्वारा कविताएं जो वो बोलते रहते थे, समाज में जाकर के अधिकतर सुनाते रहते थे, वही चीज़ें आपको बीजक में सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। उनके एक शिष्य ने यह लिखा था जिसमें उनकी रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। आपको उत्तर देना है कि भारत में कौन सा शुद्ध वाक्य है कि भारत में अनेक जाति हैं, या भारत में अनेकों जाति हैं, या भारत में अनेक जातियां हैं, या चौथा ऑप्शन है भारत में अनेकों जातियां हैं। तो आपको उत्तर देना है दोस्तों। आपको बता दूं इसके लिए आपको बहुत नहीं, अधिक नहीं, कम से कम प्रयास करना है। उत्तर सही आपको बता दूं इसका जो सी पार्ट है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, यह शुद्ध है। आपको बता दूं शुद्ध वाक्य की हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य की यदि चर्चा करें तो भारत में अनेक जातियां हैं, अर्थात सी पार्ट इसका सही है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है 5वें नंबर का प्रश्न। देखिए भारत में अनेक जातियाँ हैं, यही प्रश्न सही है। अगला प्रश्न जो है हल्दी का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत से बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं, और शायद आप भी आज भी कर दें। इस प्रश्न को ध्यान से देखें। हल्दी का सरल है लेकिन यह समझने के लिए काफ़ी है। हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हर्दिका। तो आपको बताना है कि हल्दी शब्द का तत्सम क्या है। हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा है, हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हर्दिका। तो आपको बता दूं हल्दी शब्द का जो सही उत्तर है वह है बी पार्ट, अर्थात हरिद्रा। हल्दी को तत्सम भाषा में, तत्सम शब्द में कहा जाए तो हरिद्रा कहा जाता था। तत्सम जो पूर्व के शब्द कहलाते हैं वो तद्भव नवीन कहलाते हैं, आपको यह पता होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि कौन से शब्द कौन से हैं। कई जगह पर हम हरदी लगा देते तो गलत हो जाता, हमारा गलती हो जाती। इसलिए ध्यान रखें कि हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए हरिद्रा सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर है विसर्ग संधि का। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है यतियो, विस्मरण, उच्चारण या विसर्ग। आपको बताना है कि विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण सही है। उपर्युक्त है इसके लिए, विसर्ग संधि के लिए। तो आपको बता दूं विसर्ग संधि का जो उपर्युक्त उदाहरण है वह है यतियो, अतियो, अर्थात अतियो, इसको पढ़ेंगे अतियो। इसमें आपको बता दूं संधि, विसर्ग संधि का जो उदाहरण है इसका यदि खंडन किया जाए, यानी कि इसको अगर लिखा जाए तो अतः धन यो, अर्थात ऐसा लिखा जाएगा उसमें अतः और धन यो, अतः धन यो लिखेंगे, आपकी विसर्ग संधि कहलाएगी अतः धन योग का। इसका पूरा नाम है अतः धन योग। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नों को बताते भी जाना है दोस्तों। इसलिए मैंने खास तरीके से टेक्निकल और समस्याओं को सॉल्व करने के साथ में आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं, जिससे कि आपके बीच में उपस्थित होकर के आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दे पाऊं जिससे कि आप प्रश्नों की श्रृंखला देते रहें। पहले आपने पूर्व में
बहुत ही प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत सी बच्चियों ने जवाब दिए। मुझे खुशी हुई, मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी उनने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर कमेंट किए। इसी तरीके से आप लोग देते रहें और मैं आगे आपके नाम लेता रहूँगा। मैं आपसे आशा करता हूँ। जैसे अगली रचना है ठेले पर हिमालय, बहुत ही अच्छी रचना कही गई है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, निर्मल वर्मा की, शरद जोशी की। आपको बताना है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है, अज्ञे जी की रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है या शरद जोशी की रचना है? तो आपको बता दूं, ठेले पर हिमालय, समय न व्यतीत करते हुए जल्दी से उत्तर देता हूं। ठेले पर हिमालय रचना जो है वह धर्मवीर भारती जी की है। आपको बता दूं, ठेले पर हिमालय जो रचना है वह धर्मवीर भारती जी की रचना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय ना गवाते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि जी हैं या कपिल जी हैं या अक्षपात गौतम जी हैं या उलूक कड़द जी हैं? तो आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन जिस तरीके से योग दर्शन हुआ, अन्य दर्शन हुए, यह आप जैन दर्शन हुए या बौद्ध दर्शन हुआ, इनके सबके प्रवर्तकों के नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि आगे कक्षाओं में आते रहेंगे। लेकिन आपको कुछ मैंने हिंट भी दे दी है इन बताने के चक्कर में। लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि आप जवाब सही दें, कोशिश करें, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यदि कहा जाए तो कपिल जी को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। आपको बता दें, इन्हीं ने इसका प्रवर्तन किया था, तो कपिल जी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। यही उत्तर सही है, बी पार्ट हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं। अगला प्रश्न देखते रहिए दोस्तों। देखिए, मालनी छंद, मालनी छंद में वर्ण होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन में दिए गए 13, 14, 15, 16। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मालनी छंद जो है उसमें कितने वर्ण हैं? 13, 14, 15, 16। आपको बताना है कि मालनी छंद जो है उस छंद में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन ए 13 है, बी पार्ट आपका 14 है, सी पार्ट आपका 15 है और डी पार्ट आपका 16 है। तो आपको बता दूं, मालनी छंद में जो वर्णों की संख्या होती है वह 15 अर्थात 15 होती है। मालनी छंद में 15 होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते मालनी छंद में जो वर्णों की संख्या। जैसे दोहा, चौपाई अगर छंद हैं, इसी तरीके से मालनी भी एक छंद है, इसमें 15 होते हैं। जबकि यदि कहा जाए तो 14 जो छंद होते हैं वह बसंत तिलका नाम का जो छंद है उसमें 14 होते हैं। आपको बता दूं, बसंत तिलका जो नाम का छंद है उसमें 14 वर्ण होते हैं। और पंचचामर और चंचला, पंचचामर व चंचला, इन छंदों में वर्णों की संख्या 16 अर्थात 16 होती है। 16 यदि कहा जाए तो चंचला और पंचचामर जो छंद हैं उनमें होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिए, जैसा मैंने बताया इसमें लिखा भी गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसलिए हर चीज़ को आपको किसी न किसी तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कम समय में दे सकूं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, निस्दिन बरसतम नयन, निस्दिन बरसत नयन हमारे, तम लिख गया, उसमें लिखना है निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। कौन सा छंद है इसमें आपको बताना है कि इन लाइनों में दोस्तों कौन सा छंद है जो आपको 10वें नंबर पर दी गई हैं। इन लाइनों में आपका कौन सा छंद है, आपको छंद का नाम बताना है दोस्तों। जैसे कि शांत रस है, करुण रस है या भक्ति रस है या श्रृंगार रस है। आपको जवाब देना है कि इसमें कौन सा रस है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम ते जब ते श्याम सिधारे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है दोस्तों। तो आपको बता दूं, आपको भली भांति जानते होंगे। मुझे बहुत आशा है, मुझे विश्वास है कि मेरे छात्राओं ने इसका जवाब दे दिया होगा। इतना ज्ञान वह स्वयं रखते हैं। इसका उत्तर जो सही है डी पार्ट अर्थात श्रृंगार रस है।
यह सूरदास जी की पंक्तियां हैं, आपको बता दूं। और यह श्रृंगार के पार्ट में कहा जाए तो वियोग श्रृंगार की पंक्तियां कही जा सकती हैं, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आएंगी यह पंक्तियां। चलिए दोस्तों, मैं अपने अगले बिंदु की ओर चलूँगा। देखिए, वियोग श्रृंगार में बता भी चुका हूँ, इसमें लिखा भी है और सूरदास जी की यह पंक्तियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है अब। जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ आपको बताना है। संगठन उसने पार्ट में बताया है, ए पार्ट में कहा है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना, या सभी साथी एक जैसे होना, या बेढंगा होना। तो जस दूल्हा तस बराता, तस बनी बराता, तो उसमें क्या होगा, सभी साथी एक जैसे। सी पार्ट आपका इसमें सही होगा, आपका जो सी पार्ट है वही सही होगा। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक जैसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। समय को विशेष ध्यान रखते हुए आप लोगों के बीच में ऐसे वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिससे कि आप लोगों का समय कम बर्बाद हो और प्रश्नों की श्रृंखला हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छायावाद की पहली रचना कौन सी कही जाती है? तो आपको बता दूं, छायावाद की जो पहली रचना है वह झरना कही जाती है। झरना छायावाद की पहली रचना है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है अब। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा या रजा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको बता दूं कि पुल्लिंग शब्द की यदि चर्चा हो तो इसका जो पार्ट, ये पार्ट है वही सही है, अर्थात मजा। मजा पुल्लिंग शब्द है, आपका जो सही है, सटीक आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आता है अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए। गंगा का एक नाम है, देखिए गंगा का एक नाम है हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। आपको बताना है कि गंगा का जो नाम है वह सही कौन सा नाम है? आपको बताना है, जवाब देना है। प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग गलत प्रश्न न करें। गलत करेंगे तो डंडे खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। चलिए, गंगा का जो नाम है, एक और नाम है, उसको विष्णुपदी कहा जाता है। विष्णुपदी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि गंगा मैया विष्णु भगवान के पदों से निकली हैं, चरणों से निकली हैं। इसलिए कहा जाता है कि गंगा का जो अन्य नाम है वह विष्णुपदी नाम उचित है। यह बहुत ही प्रश्न अच्छा है, सटीक प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। देखिए, विष्णुपदी का दिया गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग है? देखिए बताया गया है, पानी, नानी, कहानी, पुरानी। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? आपको बताना है। तो आपको बता दूं, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है यह बताना है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है यह बताना है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, आपको यह आंसर देना है कि पानी, नानी, कहानी और रानी। थोड़ा सा प्रकाश की कमी होने के कारण आप लोगों को शायद मेरे साफ न दिख रहा हूँ, इसलिए आपको बता दूं कि जो वह आपका जो है सही नहीं है। सॉरी, ये कहा गया है उसमें कि कौन सा शब्द आपका, मैं थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में शायद चूक कर गया हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सॉरी, मैं शब्द पढ़ने में गलती कर गया हूँ और प्रश्न पढ़ने में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यह बताना है। तो स्त्रीलिंग के लिए आप देखिए, पानी हुआ आपका, नानी हुआ, कहानी हुआ, रानी हुआ। यह सभी शब्द में देखिए आपके 3 पार्ट जो हैं, नानी, कहानी और रानी, ये तीनों पार्ट आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जबकि आपका जो पानी है, पानी को कहा जाता है कि पानी की जलधारा बह रही है या बहता है पानी। तो इसलिए आप इसका वाक्य प्रयोग करके भी समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पानी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए इनमें से हमारा सही होता है पानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं।
अगला प्रश्न आपको, और इसको देने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमेशा की तरह मैं करता रहा हूं, कि यदि हमारे प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहे हों, जो जितने भी नए स्टूडेंट हों, एक बार अपने इस अध्यापक के लिए, अपने इस अध्यापक को एक प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन देने के लिए मैं कोई आपसे गुरु दीक्षा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे ना आपका अंगूठा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे आपसे आपका अंगूठा ज़रूर चाहिए, लेकिन वो ऑनलाइन वाला चाहिए। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कोई भी बाहर से आया हुआ बच्चा जो वीडियोज़ को देख रहा है और यदि वह किसी समस्या से नहीं कर पा रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि छोटे मोबाइल होने के चलते बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि सर मैं सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूं आपके चैनल को, वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे, उसमें आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, आप आईडी बनाइए, आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे और हमसे जुड़ पाएंगे, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको प्रत्येक वीडियो साथ समय मिलेंगे। जैसे कि मैं वीडियो जो दे रहा हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो इसी तरीके से सब्सक्राइब करिए, अपने नए दोस्तों तक शेयर भी करते जाइए। चलिए, अपना 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द है। भला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। आपको बताना है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है। तो भला शब्द क्या है आपको बताना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो आपको बता दूं, भला जो शब्द है इस वाक्य में अव्यय है। इस वाक्य में जो कहा जाए भला का जो उच्चारण वाक्य शब्द है जो वह अव्यय के अंतर्गत आएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अव्यय है। अगला शब्द हमारा है निशीथ। निशीथ का उपर्युक्त अर्थ है। निशीथ का उपर्युक्त अर्थ जो है वह क्या है? बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, लाइट चली गई है, बड़ी समस्या है। निशीथ का उपर्युक्त अर्थ क्या है? निशीथ का उपर्युक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय, प्रातः का समय या इनमें से कोई नहीं। तो निशीथ का समय कौन सा कहलाता है? उपर्युक्त निशीथ के लिए एक शब्द है, मान लो निशीथ, उसके लिए अनेक शब्द क्या हो सकते हैं? आपको ये जवाब देना है। अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वह है अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय अर्थात ए पार्ट हमारा इसमें सही बैठता है और सटीक आंसर है। निशीथ का उपर्युक्त अर्थ जो है अर्धरात्रि का समय। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपकी ओर उत्तर भी अर्धरात्रि का समय सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी कभी नहीं है, कभी लिख दिया है, सॉरी, इसमें कभी लिखना है। प्रेम मार्गी जो हैं वह कभी नहीं है। कौन से कवि ऐसे हैं जो प्रेम मार्गी नहीं है? सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन जी। तो आपको इनमें से बताना है कि प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं हैं। 3 तो प्रेम मार्गी है, लेकिन एक कोई ऐसा कवि है जो प्रेम मार्गी धारा या शाखा से नहीं आता है। तो आपको बता दूं, प्रेम मार्गी शाखा से जो नहीं आते हैं वह हमारे सूरदास जी हैं। सूरदास जी कवि जो हैं, महान कवि सूरदास जी हमारे, जो कि प्रेम मार्गी में नहीं आते हैं। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन जी, यह आपके सभी प्रेम मार्गी कवि हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। आपके बीच में अगला प्रश्न लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल है, आसान है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अजायब घर। अजायब घर बताना है कि अजायब घर शब्द जो है वह कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है। अजायब घर जो है वह किस तरीके का शब्द है आपको यह बताना है। तो अजायब घर जो है, बड़ी यार नींद आ रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है। पानी नहीं है रखा हुआ थोड़ा सा। अजायब घर जो है, अजायब घर के लिए सटीक जो आंसर है, अजायब घर संकर शब्द है।
अजायब घर जो है एक संकर शब्द है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। आप लोग भी उत्तर देते जाते होंगे, मुझे आशा है। देखिए, संकर शब्द है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? रहीमदास जी द्वारा, कबीरदास जी द्वारा, मलुकदास जी द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। सभी दास हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं। आप पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसकी है? तो आपको बता दूं, पराधीन सपनेहु सुख नाही यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय न गवाते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कब और कहां से प्रकाशित हुआ, उसका नाम भी क्या है? आप नाम भी बता दें। चलिए, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वह आपका 1826 में कोलकाता से। इसमें भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि 1826 मुंबई दिया गया, 1826 कोलकाता दिया गया, 1828 कोलकाता दिया गया, 1828 मद्रास दिया गया। इसलिए ध्यान रखें कि 1826 कोलकाता से यह पत्र समाचार पत्र जो है यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह जो पत्र था वह साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1826 में कोलकाता नामक स्थान से प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड नाम था। पहला समाचार पत्र था हमारे हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और इसके संस्थापक कहे जाएं तो पंडित युगल किशोर जी इसके संस्थापक थे। पंडित युगल किशोर जी इसके संस्थापक थे और उदंड मार्तंड यह पेपर का नाम है। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं। देखिए, दिया भी है 1826 में कोलकाता से जारी किया गया था और उदंड मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र है, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर जी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। उपाय वही सही जिसका लोहा विरोधी भी माने। उसने कहा है अपने प्रश्न में, इसकी लोकोक्ति, सही लोकोक्ति बताना है आपको। उपाय वही सही जिसका लोहा विरोधी माने। विरोधी माने आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उपाय वही सही जिसका लोहा विरोधी भी माने, वह क्या है? तो आपको बता दूं, जादू वही सही। इसका जो सही उत्तर है, जादू वही सही जो सिर चढ़कर बोले। वह चाहे आपको सरकारी नौकरी का ही जादू क्यों ना हो, जो सिर चढ़कर बोलता है तो विरोधी भी लोहा मानेगा। जो पेपर बनाने वाला, प्रश्न पत्र बनाने वाला अध्यापक है वह भी लोहा मानेगा और आपको अच्छे नंबरों से पास कराएगा, जिससे आप अपने घर में एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। देखिए, सी पार्ट इसका सही है। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। जादू की तरह बन जाइए, जादू बना लीजिए अपने अंदर, एक जादू कि हमको सरकारी नौकरी पाना है, हमारा लक्ष्य है। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कामदेव महाराज से। लीजिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पथोज, पाथोज। तो आपको बताना है कामदेव का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपको बता दूं, कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से सही है वह पर्यायवाची शब्द है मनोज। मनोज मीज होता है कामदेव के, अर्थात जिसके मन मनोज कहा जाए, मन से जो कोई भाव उत्पन्न हो उसको मनोज कहा जाएगा। तो कामदेव का जो पर्यायवाची सटीक उत्तर है वह है मनोज। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा शब्द चाहिए? निम्नलिखित में यौगिक शब्द चाहिए, यानी कि यौगिक शब्द बताना है हमें। कौन सा यौगिक शब्द है इनमें से? तो दशानन, परोपकार, चतुर्मुख और गोपाल। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना है इसमें से। इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो यौगिक शब्द है वह कौन सा कहलाएगा? तो दोस्तों, आपको बता दूं, यौगिक शब्द जो है वह बी पार्ट आपका परोपकार जो है एक यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें आप देखिए दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है, परोप और कार। तो शब्द मिलकर बनाया गया है परोपकार, इसलिए यौगिक शब्द के लिए सही उत्तर जो होगा वह परोपकार होगा।
अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ध्वनि लिख गया भैया, ध्वनि जी के क्यों लग गए? यहाँ पर ध्वनि लिखना है। आज बहुत सी गलतियाँ लगता हो रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। अघोष अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है बताना है आपको। झा, ठा, जा, ता, इनमें से कौन सी जो है अल्प प्राण ध्वनि है, कौन सी है? तो ता तराजू की अल्प प्राण ध्वनि है। आपके लिए बता दूं, यही उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। अगला प्रश्न आता है निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, देखिए हमारा लगता है प्रश्न जो ऑप्शंस हैं वो नीचे पहुंच गए हैं। निष्फल ना होने वाला कहलाता है निश्चित, देखिए इसको सुन लीजिए, निश्चित और आगे के दिए गए हैं, चलिए आ गए हैं, अब तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपके सामने। उनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी निश्चित, सही, सटीक और अमोघ, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि निष्फल ना होने वाला कहलाता है? निष्फल ना होने वाला जो कहलाएगा वह कहलाएगा अमोघ। निष्फल जो ना हो, देखिए अमोघ उत्तर भी आ गया है जल्दबाजी में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अमोघ जो है उत्तर सही है, जय भी ऑप्शन में दिया गया, हमारे डी पार्ट सही है, अमोघ जो है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। आपको बताना है कि इसके लिए सही जो सटीक उत्तर है वह कौन सा होगा। 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपको बता दूं, इसका डी पार्ट जो है वह बिल्कुल सही है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। उसने कहा है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, इसका सही अर्थ यही है। चलिए उत्तर में सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी और कुमुदिनी या कुमुदुनी या कुमदुनी, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, कौन सा शुद्ध शब्द सही है? तो आपको बता दूं, इसका जो सही शब्द है वह है बी पार्ट आपका कुमुदिनी इसका सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। आप लोग भी बताते रहिए और जवाब देते रहिए। अब आपके प्रश्नों की श्रृंखला 28 प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आया था जो कि समाप्त हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस द्वारा यदि प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और प्रत्येक वीडियोज़ को लाइक करें, प्रत्येक वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमारे नए यूजर्स जो भी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वह सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप लोग हमें ऊर्जा देंगे तो हम आपको ऊर्जा देंगे, आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए उपस्थित होंगे। चलिए दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा अब आपके बीच से मैं। चलिए दोस्तों।